टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में भारत ने ओलंपिक के इतिहास में सालों साल के बाद कोई मेडल जीता और वो भी गोल्ड। भारत को ये कामयाबी दिलाने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जब खेलगांव में अपने साथियों से मिलने पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। सबने तालियां बजाई, गले लगाकर उन्हें बधाई दी। नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने बताया कि बिना किसी दबाव के उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो से भारतीय खेल प्रेमियों को एक ख्वाबों की दुनिया में ले गए हैं और अब भी यकीन करना मुश्किल होता है कि भारत को 125 साल के इतिहास में पहला एथलेटिक्स का गोल्ड मिला है। नीरज इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है। नीरज, हम चाहेंगे आपके बारे में काफी लोग अब जानते हैं, वो जो 2 थ्रो था उसका सफर हम लोगों को करवाएं। किस माइंडसेट से आप जा रहे थे, क्या सोचा, क्या प्लानिंग की, खासकर वो जो 85 से ज्यादा का थ्रो था और पूरे सीजन में जबकि आपका वैसा थ्रो आ नहीं रहा था, ये उस दोनों थ्रो का हमें सफर करवाएं। सर, वही था कि शुरू से ये था कि मन में कि पहले थ्रो से ही कंपटीशन उठा के चलना है और पहले थ्रो में अपना पूरा 100% दे देना है ताकि थोड़ा सा एक दूसरे एथलीट पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने पूरा अपना 100% दिया पहली थ्रो से ही और वो थ्रो भी काफी ठीक थी। तो पहले से ही दिमाग में यही था कि हाँ, फर्स्ट थ्रो से ही अच्छा करके चलना है और फर्स्ट सेकंड थ्रो काफी बढ़िया थे। तो उसके बाद मुझे लगा कि आज पर्सनल बेस्ट हो सकता है और मैंने अपना फिर पूरा जोर भी लगाया, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकली कुछ दिक्कत रही होंगी शायद, पर मैंने अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश की। पर पर्सनल बेस्ट नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आज अपने पास गोल्ड है तो इस बात की काफी खुशी है। बिल्कुल, वो जैसे एक थ्रो आपने कर लिया पहला और उसके बाद दूसरा थ्रो, उसके बीच में जाके आपने पहले भी प्लान किया था कोच के साथ कि जो पहला थ्रो है वो पूरे दम से लगाना है और फिर अगर होता है तो जैसे आप जैवलिन में प्लान करते हैं कि दूसरे तीसरे थ्रो में जाके फिर चौथे पांचवें में आप फिर से दम लगाते हैं, ये सारा प्लानिंग का हिस्सा था? क्योंकि जो आम दर्शक है वो ये समझते हैं कि जैवलिन उठाया और फेंक दिया, वैसी बात नहीं है, टोटल प्लान का हिस्सा है। मैं ये दर्शकों को समझाना चाह रहा हूँ। नीरज, नहीं, मतलब मैंने तो अपना हर थ्रो में बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन मतलब हाँ है तो काफी इजी, उठाया और फेंक दिया, लेकिन जब उसको फेंकते हैं तब पता चलता है कि हाँ सच में क्या चीज है और कितनी मेहनत इसके लिए लगती है। और जरूरी नहीं है कि आपने मेहनत भी की है और सब कुछ किया है फिर भी आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा। अगर थोड़ा सा भी टेक्निक में प्रॉब्लम आ गई है तो पूरा कितनी पावर लगा लो तो वो डिस्टेंस कवर नहीं होगा। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ 2-3 थ्रोज में कि मैं अपनी बेस्ट करने के चक्कर में मैंने स्पीड भी बढ़ाई और मैंने अपना पूरा 100% दिया, लेकिन थोड़ा सा वो टेक्निक में प्रॉब्लम होने से वो डिस्टेंस कम हो गया। तो मतलब वही है कि इजी लगता है देखने में, लेकिन हाँ काफी बिल्कुल हार्ड है। नीरज, आपके कैमराडरी की काफी चर्चा हो रही है, काफी सोशल मीडिया पे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप जो अपने कॉम्पिटिटर हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। नदीम इरशाद ने आपको अपना आइडल बोला है। जो खेलों की जो बाउंड्री होती है वो इन सब से आगे की होती है और हम लोग जानते हैं कई सारे जो मौजूदा खिलाड़ी हैं, हिमा दास, तेजस्विन शंकर, ये सारे आपको बहुत कम उम्र से आपको रोल मॉडल मानते हैं। ये कैमराडरी कहाँ से आई? क्या आप फैमिली, आपकी ज्वाइंट फैमिली है, वहां शेयरिंग सीखते हैं, ये सारा उसका एक तरह से असर था आपकी अपब्रिंगिंग से, लगता है ये? जी देखो, बिल्कुल ज्वाइंट फैमिली का तो बहुत इसमें हाथ है, क्योंकि अगर मैं ज्वाइंट फैमिली की बात करूं तो अगर कोई भी मुझे पूछता है कि कितने भाई बहन हो तो मैं सिर्फ अपने सगी सिस्टर को नहीं बताता, मैं साथ में जो अंकल के जो लड़का लड़की हैं उनका भी नाम बताता हूँ कि हम इतने भाई बहन हैं, क्योंकि हम शुरू से साथ में रहे हैं। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इनसे अलग हूँ या फिर मेरी सिर्फ 2 ही सिस्टर हैं, क्योंकि सब मुझे एक ही लगे हो। तो ऐसा ही उसका भी काफी इस चीज में रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि आपको आपस में सपोर्ट करना चाहिए। और बिल्कुल कल कंपटीशन था, मेरा खुद का कंपटीशन था और मुझे अपने मेडल पे फोकस करना, लेकिन मैं फिर भी मतलब मैं भी कर रहा, लेकिन साथ में दूसरे एथलीट भी कर रहे। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मैं ही उनके लिए क्लैपिंग कर रहा था, जब मेरी थ्रो थी तो वो भी मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे।
और अब दूसरी खबरों पे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान बंद रही मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें 15 अगस्त से चलाई जाएंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान किया है। पहले चरण में कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके लोगों को ही सफर करने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक ऐप की शुरुआत हुई है जिसमें दोनों टीके लेने की जानकारी देने के बाद लोकल का पास जारी किया जाएगा। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं उनके लिए लोकल ट्रेन के कार्यालय में इंतजाम किया गया है। सोहित हमारे साथ हैं इस पर और जानकारी के साथ, किस तरह ये शुरुआत होगी, इसमें क्या क्या लोगों को सावधानियां लेनी होंगी, और जो पासेस की बात है इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है और वो किस तरह चेक किया जाएगा, क्या डिटेल्स आई हैं सोहित? जी देखिए, उद्धव ठाकरे ने आज जब राज्य की जनता को संबोधित किया तब ये माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ ऐलान वो जरूर करेंगे, और ये मुंबई करों के लिए काफी बड़ा ऐलान है कि 15 अगस्त से कहीं ना कहीं मुंबई की जो लाइफलाइन मानी जाती है लोकल, वो आम आदमी के लिए खुली जाएगी। हालांकि इसके शर्त यह है कि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लिया हुआ है, यानी दोनों डोज ले चुके हैं और दूसरे डोज लेकर उन्हें 14 दिन या उससे ज्यादा समय हो चुका है, वो इसमें जा सकते हैं। यानी इसे फेज वाइज खोला जा रहा है, वरना आमतौर पर आपको ये पता है कि लोकल में इतनी भीड़ हो जाती है कि एक बार फिर से खतरा फैलने का बना रहता है, कि एक बार फिर से कोरोना फैलने का जो खतरा है। और साथ ही जो हमने कई रिपोर्ट्स भी की है कि बसेस के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, वहां पर लोगों के घंटों बर्बाद होते हैं, तो इससे कई लोगों को राहत मिलेगी। और बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जिन्होंने दोनों वैक्सीन लिया है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 1,18,46,107 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना के दोनों वैक्सीन, यानी जो दोनों वैक्सीन है वो ले चुके हैं। और इसमें ऐसे लाखों लोग हैं जो मुंबई लोकल से सफर करते हैं, तो उन्हें ये कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। इसके अलावा और भी कई चीजों पर मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। सोमवार को एक बैठक होने वाली है टास्क फोर्स की, जिसमें यह तय किया जाएगा, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, मॉल्स हो, धार्मिक स्थल हो या बाकी जगह हो, उन्हें कैसे खोला जाए, कितने समय के लिए खोला जाए, क्या उसके नियम बनेंगे, इसे लेकर भी फैसला किया जा रहा है। यानी धीरे धीरे अब चीजों को खोला जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बात जो कही वो काफी अहम है, वो ये थी कि केरल में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ये भी तैयारी की जा रही है कि अगर मामले बढ़ते हैं तो फिर से शायद लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। ऐसे में लोगों पर यह छोड़ा गया है कि वो नियम मानते हैं या नहीं, और उसके अनुसार फैसला होगा। हालांकि जो मुंबई लोकल की खबर है वो सबसे बड़ी खबर है, और इससे कई लोगों को, लाखों लोगों को मुंबई में फायदा होगा। बहुत लोगों को इसका इंतजार था। मुंबई की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है लोकल, और वो 15 से खुल रही है, लेकिन तमाम एहतियात के साथ, और वैक्सीनेशन जब दोनों डोज का हो जाएगा तभी आप इसमें सफर कर सकते हैं। और दिल्ली में सोमवार से लॉकडाउन में कुछ और राहत दी जा रही है। दिल्ली के कोरोना के नियमों के पालन के साथ तमाम साप्ताहिक बाजार कल से पूरी तरह खुलेंगे। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को भी आंशिक रूप से खोलने का फैसला लिया गया है। 10वीं और 12वीं के छात्र एडमिशन काउंसलिंग और बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल के लिए स्कूल जा सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है। इसके तहत 4 तरह के अलर्ट लेवल होंगे। जिस इलाके में जब जैसे हालात होंगे उसी तरह का अलर्ट लेवल लागू होगा, और उसी के आधार पर पाबंदियां या छूट लागू की जाएगी। शिक्षा विभाग स्कूलों के लिए दिशा निर्देश भी जारी करेगा, जिससे कोरोना नियमों का पालन हो सके और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और जम्मू कश्मीर में एनआईए की सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे पहुंचाने के आरोप में ताबड़तोड़ छापे। आतंकी गतिविधियों के फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 14 जिलों में 56 जगहों पर छापे मारे हैं। एनआईए का दावा है कि आरोपियों के ठिकानों से ऐसे कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं जो उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सबसे बड़ी कार्रवाई। रविवार सुबह से ही एनआईए की अलग अलग टीमों ने 14 जिलों में 56 ठिकानों पर छापे मारे। ये सभी छापे प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के ठिकानों पर डाले गए। एनआईए का दावा है कि जमाते इस्लामी सामाजिक कल्याण के नाम पर चंदा जमा कर रहा था और उस पैसे का इस्तेमाल हिंसक और देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
एनआईए के मुताबिक जमाते इस्लामी द्वारा जुटाए गए पैसे हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को पहुंचाए जा रहे थे। इसके लिए जमाते इस्लामी का एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े अधिकतर मामलों की जांच एनआईए के हाथों में है। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा सामाजिक धार्मिक संगठन है और 2019 में अलगाववादी गतिविधियों में हाथ होने के आरोप में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। एनआईए का दावा है कि उसके ताजा छापों में आरोपियों के ठिकानों से ऐसे कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई है जो उसकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।